नमस्कार। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, क्राइम की दुनिया वैसे तो बहुत ही बेरहम होती है, लेकिन कुछ क्रिमिनल और उनके द्वारा किए गए क्राइम ऐसे होते हैं जिनको सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। ये मामला 70 और 80 के दशक का था। यह वही दौर था जब सोवियत यूनियन का दबदबा पूरी दुनिया में छाया हुआ था और पूरी दुनिया के लोगों की नज़र उनकी हर छोटी बड़ी खबर पर टिकी रहती थी, फिर चाहे वो राजनीतिक पलटवार हो या फिर क्रिमिनल घटनाएं। और इसी दौर में एक क्राइम की ऐसी खबर आई जिसको सुन के सब चौंक गए। दरअसल हुआ ये था कि रूस की मीडिया और न्यूज़पेपर में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी सनसनी खबर छपती आ रही थी, जिसमें किसी शहर के सड़क के किनारे, जंगल के बीच या फिर शहर के किसी सुनसान वीरान पार्क में या रेलवे पटरियों पर किसी लड़की या महिला की लाश मिलने के बारे में बताया जा रहा था। उन दिनों लाशों के मिलने की लोकेशन तो एक दूसरे से अलग अलग थी, पर उन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को ही किसी तेज धार हथियार से मारा गया था। लेकिन इन सभी में से एक बात और कॉमन निकली जिसने सभी को बुरी तरीके से चौंका रखा था, और वह यह था कि मर्डर से पहले किलर ने इन सभी को अपनी हवस का शिकार बनाया हुआ था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उन दिनों लाशें बरामद हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिए जा रहा था। लेकिन पुलिस को जब यह पता चला कि रसिया के एक शहर रोस्टोव के एक 20 साल की लड़की अचानक गायब हो जाती है। उस लड़की का नाम था लैरिस टेकेसिन्को। फिर पुलिस हरकत में आती है। जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो यह पता चला कि लड़की को आखिरी बार लाइब्रेरी के बाहर निकलते हुए देखा गया था। पुलिस ने जब लैरिस की जांच तेज की तो 24 घंटे के बाद पुलिस को लैरिस की लाश पास के वहीं एक जंगल में बरामद हुई। उसकी बॉडी पर जख्मों के निशान से पता चल रहा था कि वह किसी दरिंदगी का शिकार हुई है। लाश को देखकर पता चल रहा था कि लैरिस के साथ जमकर मारपीट की गई है और दांतों से भी काटा गया है। अभी पुलिस लैरिस की लाश की गुत्थी को सोल्व भी नहीं कर पाई थी। तभी सितंबर 1981 को रोस्टोव नदी के किनारे पुलिस को एक और लाश मिलती है, और यह लाश एक 9 साल की लड़की की थी जिसका हत्या गला दबाकर किया गया था। लेकिन बाकी लाशों की तरह उस पर भी चाकू से गोदने के निशान थे। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि यह बच्ची का नाम येलेना है। फिर जब फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि मर्डर से पहले उस बच्ची को भी कातिल ने अपनी हवस का शिकार बनाया हुआ है। फिर पुलिस जब क्राइम सीन पर वापस आई तो उन्हें वहां पर येलेना का बैग मिला। जब पुलिस और आगे बढ़ी तब उन्हें वहां एक सुनसान जगह पर एक टूटा फूटा घर मिला जिसकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर जैसे ही पुलिस उसके अंदर जाती है तो पाती है कि चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। पुलिस ने जब उस घर के आसपास बने हुए घरों में जाकर पूछताछ की तो उन्हें एक व्यक्ति के बारे में पता चला, जिसके बारे में लोगों का कहना यह था कि उसे ही उस बच्ची के साथ बस स्टॉप पर जाते हुए देखा गया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे यह मामला और भी गंभीर हो जा रहा था, क्योंकि ऐसी लावारिस लाशें मिलने का सिलसिला तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस को कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से वे भी बेबस नजर आ रही थी। लगातार इन मर्डर की वजह से पुलिस दबाव में आ चुकी थी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदलने का फैसला लेती है। इन मर्डर की पहेली को सोल्व करने के लिए पुलिस अब साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेती है और लाशों की हालत को देखते हुए कातिल के मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करती है। महिला की डेड बॉडी के आधार पर साइकोलॉजिस्ट ने एक अनजान किलर की रिपोर्ट बनवाई, लेकिन उस रिपोर्ट में एक बात थी जिसे पुलिस सुनकर चौंक गई, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से उसमें यह लिखा हुआ था कि व्यक्ति नपुंसक था और यह खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए हथियारों से वारदात को अंजाम देता था और लड़कियों को अपना शिकार भी बनाता था। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा और तरीका दोनों ही बदल दिए और पुलिस ने एक जासूसों की टीम बनाई और उसे शहर के बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और शहर के बाहरी सुनसान इलाकों में फैला दिया। यह सब चल ही रहा था कि पुलिस को एक दिन रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी नजर आता है, जो कि वहां बने एक कुएं के पास अपना हाथ धो रहा था। मगर जब पुलिस उसके पास गई तो उन्होंने देखा कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है और उसके चेहरे पर भी घाव नजर आ रहे थे।
फिर पुलिस ने जब उससे बात की तो उन्हें पता चला कि इस शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब पुलिस को भी उस पर शक होने लगा था। इसी वजह से पुलिस ने उसका पीछा करना चालू कर दिया और कुछ दिनों बाद उसे पकड़कर साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। उसे पकड़ने के वक्त पुलिस ने तो नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो यही लगा कि उसे उन हत्याओं के बारे में कुछ नहीं पता है और उस आदमी को भी लगा कि पुलिस को हत्या के बारे में कुछ ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है, बल्कि उससे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जिससे उसको पता लग रहा था कि इनको कुछ भी इस बारे में नहीं पता है। जब उसे यकीन हो गया कि पुलिस को उस पर कोई शक नहीं है और उसे इन मर्डर के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे, तब वह सारे सवालों के जवाब देने लगा। पुलिस ने जब उससे क्वेश्चन किया कि इस शहर में जो भी कत्ल हुए हैं उस समय वह कहाँ था और क्या उसे उन कत्लों के बारे में कुछ पता है, तभी वह शख्स अचानक उठा और कहता है कि वही है सीरियल किलर जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वह जो भी राज खोलता गया उसे सुनने वाले की आत्मा तक कांप गई कि किस तरह उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया। अब पुलिस के हाथों में वह शख्स लग गया था जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रही थी। पुलिस इस बात से भी हैरान थी कि जिस आदमी को वह अक्सर देखा अनदेखा कर देती थी वही सीरियल किलर था। अब पुलिस के हाथों में वह आदमी आ चुका था जिसने शहर के बाहर 52 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एंड्रोई चिकाटिलो बताया। उसके बाद पुलिस और डॉक्टर ने उसके पास्ट के बारे में पूछा। फिर जब एंड्रयू ने अपना पास्ट बताया तो वह सब भी चौंक गए। एंड्रयू ने बताया कि एंड्रयू का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। वह गरीबी को बहुत करीब से जानता था। उसके पिता को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेना से लड़ने के लिए सिलेक्ट किया गया था, पर बगावत करने के इल्जाम में उन्हें जेल में डाल दिया गया। इधर एंड्रयू की परवरिश बहुत ही गरीबी में हो रही थी। उनके पास खाने तक का सामान नहीं हुआ करता था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी मांस मतलब मरे हुए लोगों की लाश खाने लगे। इन्हीं सभी के बीच एंड्रयू की मां ने बताया कि इस भूखमरी की वजह से यहाँ को लोगों ने उसके भाई को भी खा लिया है। इस बात की सच्चाई को जाने बिना एंड्रयू ने इसे अपने मन में पूरी तरह उतार लिया और अपनी इन्हीं बुरी आदतों से दूर जाने के लिए एंड्रयू ने शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर पहुंच गया। इसी नए शहर में एंड्रयू की एक गर्लफ्रेंड बनी और तब उसे पता चला कि वह एक नपुंसक है और इसी बीमारी की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। फिर उसकी ज़िंदगी में दूसरी गर्लफ्रेंड आई, पर वह भी ज़्यादा दिन टिक ना पाई। इसी बीच एंड्रयू को यह बीमारी का पता पड़ोसियों और दोस्तों को भी चल गया था, जिस वजह से उसको बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इसी सब के चलते उसने यह शहर भी छोड़ दिया। और इसी तरह कई शहर बदलने के बाद आखिर में वो रोत्सव शहर पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद उसने टीचर की जॉब करी। उसकी लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद भी वह एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। बचपन में माँ के द्वारा बताए गए उसके भाई का सच, उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्तों का मजाक उड़ाना, यह सारी बातें उसके साथ यहीं पर आ गई थी। इन सभी चीज़ों ने एंड्रयू को इतना बेचैन कर दिया था कि उसने क्राइम का रास्ता चुन लिया। उसकी नपुंसकता की आग में लोगों की हंसी घी डालने का काम कर रही थी। उसने अपने क्राइम के रास्ते में सबसे पहले एक 9 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया और फिर क्राइम करता ही चला गया। हालांकि एंड्रयू के खिलाफ सिर्फ महिला और लड़कियों के साथ गलत हरकत करना और उनकी हत्याएं करने का आरोप नहीं लगा, उसके साथ कई लड़कों के साथ दुर्व्यवहार और करने का भी आरोप लगा और उसने कई लड़कों को भी अपना शिकार बनाया था और उनके प्राइवेट पार्ट्स को अलग करके बुरी तरह कुचल दिया करता था। उसने यह कबूल किया कि उसने 9 साल से लेकर 45 साल तक की फीमेल्स को अपना शिकार बनाया है और यह बताया कि शहर में अलग अलग समय और स्थान पर उसने करीब 55 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। एंड्रयू को अपने गुनाह को कबूल करने के बाद उसके खिलाफ केस चला, जिसकी पहली सुनवाई 14 अप्रैल 1992 को हुई। उसे रोत्सव का किलर, जंगली कसाई और रेड रिपर के नामों से बदनामी मिली। आखिरकार 1993 में एंड्रयू को 52 महिलाओं में दोषी पाकर रूस के कानून के हिसाब से 14 फरवरी 1994 में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एंड्रयू चिकाटिलो की।
तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, और इसी तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।